दो मस्जिदों के बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दरगाह शरीफ, अजमेर दरगाह शरीफ को शिव मंदिर बताने की याचिका को निचली अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि यहां पर भी अब सर्वे होगा। अजमेर की दरगाह शरीफ को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में दावा किया गया है दरगाह से पहले शिव मंदिर था। आपको क्या लगता है कि अजमेर शरीफ में भी शिव मंदिर था? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपने सुना होगा संभल में एक हत्याकांड हो गया, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यह हुआ है किसके ऊपर, कि भैया बाबरनामा में ही लिखा हुआ प्रूफ है। अब देखो, यह व्यक्ति ओवैसी एआईएम का अध्यक्ष जो है, यह मानता ही नहीं है भैया, कोई भी नहीं माननी है, बात ही नहीं माननी है। देखो आप, मुस्लिमों की किताब बाबरनामा में लिखा है कि हरिहर मंदिर ध्वस्त करके जामा मस्जिद बनी है। तब यह कहता था हम उसे नहीं मानते, सब कुछ इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहिए। मतलब बाबरनामा कहे तो नहीं मानना, संविधान कहे तो नहीं मानना, हिंसान कहे तो नहीं मानना। भारत में मुस्लिमों का शरिया कानून नहीं चलेगा। अब देखिए वहां पर हरिहर मंदिर के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको न्यूज रिपोर्टिंग कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं अगली खबर। का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर आज वो जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंदिर को मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था और फिर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत नहीं मानता मैं उसको। आज तक ईवीएम का रोना बंद नहीं हुआ। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम सही है, जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पर ईवीएम खराब है। आज भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान लोगों को तरस आ रहा है इनके ऊपर कि ईवीएम से चुनाव नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? बैलेट पेपर चुनाव होगा तो क्या बीजेपी हार जाएगी? क्या कांग्रेस जीत जाएगी? जब बैलेट पेपर चलता था उस समय भी क्या कांग्रेस जीतती थी? भैया वो तो स्याही की वजह से डूब जाती थी। देखते हैं इनका बयान, फिर चलेंगे अगली खबर की ओर। एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी ओबीसी गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। हमको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अगली खबर संबित पात्रा के मुंह से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हम इज्जत करते थे। कल 26 नवंबर को संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यालय में ईवीएम को कोसा और फिर कहा कि ईवीएम हटाना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है। यार, जनता को साइड में रख दिया, जनता के जनार्दन का कोई मतलब ही नहीं है। सुनते हैं बड़ा बयान, और आपको यह बयान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी जानते हैं कल संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने कार्यालय, कांग्रेस के कार्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने ईवीएम को कोसा है, और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है। मल्लिकार्जुन जी ने कहा है कि हमें ईवीएम को साइड में रखना है। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में है। कांग्रेस हैज बीन साइडलाइंड इन द इलेक्शन ऑफ लिटरली एवरी स्टेट।
इवन इन झारखंड आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूत हो गई है। मात्र 16 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आई है, जहां महायुति की प्रचंड जीत हुई है। वही कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में एक तरह से उसका सफाया हुआ है। स्वाभाविक है, द फ्रस्ट्रेशन इज रिटन लार्ज ऑन द फेस ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, इंक्लूडिंग मिस्टर राहुल गांधी। जब ईवीएम की बात निकली है तो राजीव गांधी तक पहुंचेगी। राजीव गांधी ने कहा था कि बैलेट पेपर से निजात मिलनी चाहिए। अब ये अपने खुद के मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे। ये व्यक्ति को जानते हो आप? ये व्यक्ति हमेशा हिंदू विरोधी बातें ही करता रहा, इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। नहीं तो अब आप देखो, राजीव गांधी कहते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होनी चाहिए, स्याही डल जाती है, लूट हो जाती है, ये हो जाता है। अब जब सिक्योरिटी बढ़ गई तो इन व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा है, जब ये खुद के ही नहीं है एक दूसरे के, तो जनता के क्या होंगे? आपको क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। तो सबसे पहली फटाफट खबरों में आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। सभी हिंदू देवी देवताओं का आस्था का केंद्र रहता है महाकुंभ। इस बार प्रयागराज यूपी में लगने वाला है। यूपी के योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज में महाकुंभ 2025 संबंध में पत्रकार बंधु से वार्ता करी और उन्होंने यहां पर एक बात जरूर बताई है कि अब इस बार हिंदू सनातन धर्म के लोग ही कुंभ में जा पाएंगे, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। जैसा कि पिछले बार भी मैंने कहा था, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि बरसात 1 महीने आगे तक चलने के नाते हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग 1 महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और यह हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें। अगली खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि सीएम किसी का भी हो हमको मंजूर है, खासकर अगर बीजेपी का सीएम रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब नरेंद्र मोदी मेरे साथ खड़े थे, मुझे केवल जनता का प्यार चाहिए, मुझे लाडला भैया
एक पहचान मिली, लाडला भाई के रूप में मुझे एक पहचान मिली, वही मेरे लिए बहुत है। ऐसा कहना है सिंधे जी का। सिंधे जी के बयान से आप इतना सहमत हैं? वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है, और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने। अगर आपके पास भी 500 और 2000 के नोट अभी भी हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि संसद में एक सरकारी आंकड़ा पेश किया गया है जिसमें 500 और 2000 के काफी सारे नकली नोट मार्केट में घूम रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए 500 के नोटों की संख्या 2186 करोड़ से बढ़कर 8,571 करोड़ हो गई है। यानी इतनी संख्या में, तादाद में 500 का नोट घूम रहा है। ये हमने आपको वीडियो इसलिए बनाया है कि इसमें आप अपने 500 के नोट को एक बार चेक करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में नकली नोट मार्केट में घूम रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर बाबा ने एक कीर्तिमान रच दिया है। ऐसा कभी आज तक हिंदू जगत में या भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि करोड़ों हिंदू एक साथ एक जगह पर एकत्रित हुए हों। हर दिन 1 लाख से ज्यादा हिंदू शामिल होते हैं, फिर नए हिंदू आ जाते हैं, नए लोग शामिल होते हैं। ऐसे करते करते 150 किलोमीटर की पदयात्रा ये पूरी कर चुके हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब चूंकि खत्म होने वाली है, तो मैं सभी से आह्वान करूंगा, जो लोग पॉसिबल है कि वो पहुंच जाएं, तो ओरछा आखिरी दिन जरूर पहुंचे और अपने हिंदू एकता के नारे को, हिंदू बटेगा नहीं और एक साथ रहेगा, इस नारे को बुलंद करना है। अगर आपको ये पहल अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ में आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं बताइएगा, और ये तुम्हारे बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्र और हमारी उम्र कितनी है, उसके बाद क्या होगा आप एक बार इमेजिन कीजिए और उसके बाद इस यात्रा को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की फटाफट खबरों में रोज सुबह 7 बजे हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।